बढ़ते हैं आगे, एक बार मार्केट्स पर आपको एक चेक डालते हैं और हमारे साथ हमारे पैनल पर एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए। हमारे साथ नरेश मिरानी भी हैं, राजेश पालविया हैं, कुणाल बूथरा भी हमारे साथ स्टूडियो से होंगे। सबसे बात करेंगे पहले नरेश से शुरुआत करते हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। आपकी रेंज हमें याद आ रही है 17,900 से 18,400, तो क्या अब हम नीचे की तरफ यानी 17,900 की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या लग रहा है ये एक ब्रीदर, ये जो साइडवेज मूवमेंट है, क्या यहाँ डिप्स और नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं? ये मुश्किल होगा कहना, क्योंकि जो आज इवेंट है फेड का, उसके हिसाब से गैप अप या गैप डाउन थोड़ा हो सकता है। बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। 17,800-900 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। ऊपर में 18,200 18,400 एक जोन है। बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है और कल एक बार फेड का इवेंट हो जाए फिर फ्रेश व्यू ले सकेंगे इन टर्म्स ऑफ कि और कितना मोमेंटम आ सकता है। बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पॉजिटिव ही है। स्पेसिफिक व्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर सेफ बेट्स कहाँ लग रही हैं आपको? कहाँ आप आज रिकमेंडेशन दे रहे हैं? तो सबसे पहले बाय रहेगा ओएनजीसी पर, जिसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, रिसेंट स्विंग हाई क्रॉस किया है और 120 के लेवल पे 2 बार बॉटम्स बन चुके हैं लास्ट 3-4 महीने 6 महीने में। यहाँ पे एक मूव आ सकता है 150 तक, स्टॉप लॉस होगा 133। दूसरा बाय रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट, जहां पे एक लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट हो रहा है 890-900 के ऊपर और काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 750-800 में स्टॉक का, काफी बार टेस्ट हो चुका है वो जोन। यहाँ पे व्यू रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट 1000 रुपीज का, स्टॉप लॉस 865। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक लंबा रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है नरेश जी को। छोटे छोटे बनाते जाओ, बड़ा अपने आप बन जाएगा। छोटे छोटे रेंज ब्रेकआउट्स होंगे, मतलब मैं रेंज ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ नरेश भाई, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। तो बड़ा अपने आप बन जाएगा, बड़ा टारगेट बन जाएगा। नरेश, आप क्या समझे? छोटे छोटे टारगेट बनाते जाइए, बड़ा टारगेट अपने आप बन जाएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और कुणाल हालांकि इस स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं, बट इस सब्जेक्ट में रखते हैं नहीं रखते? हाँ बिल्कुल। आप बताइए, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज आ रहे हैं आज? तो मेरा अनुमान से आई थिंक बायस स्ट्रांगली बुलिश रहेगा। मैं तो बिलीव करूंगा शायद कि ये एक पॉज हो रहा है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में और हम बहुत ही जल्द ब्रेकआउट कर सकते हैं इंडाइसेस में अपसाइड पे। तो लार्ज कैप्स में थोड़ा सा मैं बायस रखूंगा फिलहाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है, वापस से 2550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2650 का टारगेट रख सकते हैं, जो करीबन 100 रुपये ऊपर रहेगा करंट लेवल से। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2500 का। और वेदांता भी एक ऐसा स्टॉक है जो जनरली हम मेटल स्टॉक्स में हम जनरली इसकी बात ज़्यादा करते नहीं है, बट ये भी एक अच्छे स्विंग ब्रेकआउट पे आ चुका है। 298 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस पे भी बाय के लिए रिकमेंडेशन दूंगा। वेदांता में भी टारगेट रख सकते हैं 312 का, स्टॉप लॉस 290 का। बिल्कुल। कुणाल, इस नई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी कल होने जा रही है। साइडवेज मूव एंटिसिपेटेड था आज के लिए, लेकिन अब क्या लगता है यहाँ से किस तरफ बाजार का रुख, क्या कह सकते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे? तो जैसे मैं मॉर्निंग में कह रहा था कि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास है। जनरली अगर हम देखते हैं कि 0.6 के आसपास आती है तो एक कॉन्ट्रा जोन बन जाता है जहाँ से इंडेक्स बाउंस करता है। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर थोड़ा बैंक निफ्टी में ज्यादा है, बट जो उछाल आएगा, जो बाउंस आएगा, वो बैंक निफ्टी में ज्यादा आएगा। तो मेरा मानना है कि अगर ये 1 या 2 दिन का जो पॉज है, वो पॉज ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है और यहाँ से बायस और रिस्क वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। 18,000 का अच्छा बेस बना दिया हमने इंडेक्स पे, स्पॉट लेवल्स पे भी। निफ्टी की फ्यूचर्स की जो प्रीमियम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लॉन्ग ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशंस को मेंटेन करते जा रहे हैं। तो जनरली वरना प्रीमियम्स एक्सपांड नहीं होते, प्रीमियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर व्यू चेंज हो जाता है इंडेक्स में। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि बायस अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है इंडेक्स पे, और उसी अनुमान से मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत जल्द ब्रेकआउट देख सकते हैं दोनों इंडेक्सेस में। ठीक है। तो 2 कॉल्स यहाँ पर कुणाल की तरफ से रिलायंस यहाँ पर आती हुई दिख रही है और साथ ही यूएसएल ओएनजीसी जैसे स्टॉक जो कि नरेश को भी पसंद आ रहे हैं। कुणाल, शुक्रिया आपका ट्रेडिंग कॉल समय देने के लिए। और इसी के साथ अब राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, गुड आफ्टरनून। बताएं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी और साथ ही आज के लिए पिक्स क्या सजा रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में डिप जरूर मिला है इवेंट के पहले, तो हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने की। 17,900 18,000 पे काफी पुट राइटर्स एग्रेसिव है और आज के सेशन में भी देखें तो 18,000 के पुट राइटर्स इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 18,000 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा और यहाँ से वापस एक पुल बैक का ट्रेड हायर साइड पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 18,250
18,300 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो अगर इंडेक्स पे प्योरली ट्रेड लेना है तो यहाँ पे हम 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की भी सलाह देंगे, जो कि 69 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करा। इसमें स्टॉप लॉस होगा करीब 40 रुपए के आसपास, और इस ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब 110 से लेके 130 तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिखेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक में हमें यहाँ पे वेदांत का सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेदांता का स्टॉक में देखें डेली सेटअप पे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा, और सारे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो जिस तरीके से वेदांता में एक आज मोमेंटम बना है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें 310-315 तक के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 293 का। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है डिक्सन टेक। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 10 से 15 दिन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है वो ब्रेकआउट रेंज का होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर, हमें लगता है ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ से अच्छी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। अपसाइड के टारगेट डिक्सॉन में हम प्रोजेक्ट करें 4700 से 4740 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4500 के आसपास। और तीसरा स्टॉक होगा अल्केम लैब। अल्केम में भी देखें तो जो मोमेंटम बना है आज, स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर कंफर्ट जोन में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज मोमेंटम बना है, ये अपने एक प्रीवियस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास अब उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अल्केम में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। स्टॉप यहाँ पे टारगेट होना चाहिए करीब 3430 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3275 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं राजेश। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं। आदित्य, हमें व्यूज तो बुलिश और सुपर बुलिश भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पर साथ ही साथ थोड़ा सा कॉशियसनेस भी बोल रहे हैं कि फेड के इवेंट से पहले कोई बड़ी पोजीशन भी नहीं लेना चाहते। आप क्या करेंगे? आप इंडेक्स पे क्या लेंगे, बाय कॉल लेंगे, और आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? सो मेरा व्यू एक्चुअली इवेंट से पहले अनसर्टेन है, क्योंकि इवेंट से पहले एक सर्टेनिटी नहीं बना सकते कि मार्केट का डायरेक्शन कौन से साइड मार्केट लेगा। एंड नॉट ओनली फेड का इवेंट है बट ईसीबी भी है, और काफी और भी डेटा रिलीज होने वाला है। तो इंडेक्स पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, पर कुछ स्टॉक्स है, कुछ सेक्टर्स है जो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है वो है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में मेरी पहली पिक रहेगी पिरामल फार्मा, जिसमें बाय है 166.95 पे, 154 पे स्टॉप लॉस है, 190 230 का टारगेट है। ग्लैंड फार्मा 1855 पे बाय लेवल है, 1720 का स्टॉप लॉस है, 2107 का टारगेट है। सिंजीन थर्ड स्टॉक रहेगा जिसमें 640 पे बाय लेवल है, 595 का स्टॉप लॉस है, 730 का टारगेट है। और लास्ट वन जिसका पैटर्न काफी अच्छा है, काफी एनकरेजिंग है, वो है अजंता फार्मा, जिसमें 1347 लेवल पे बाय आ रहा है, 1237 पे स्टॉप लॉस है, 1550 का टारगेट है। ये तो बात हो गई आपके फार्मा स्टॉक्स की, लेकिन आपने काफी अच्छी मार्केट पे भी कॉल ली थी आदित्य। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जब बाजार एकदम नेगेटिव था और हर आदमी ऑलमोस्ट कह रहा था बीच में कि अब तैयार है, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, तब आपने बोला था वो तो ठीक है गिर सकता है, मगर यूएस अगर चल गया तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट, हमारे बाजार भी काफ़ी अच्छे चल गए। ठीक है, ये एडमिट करना कि अभी कोई क्लियर कॉल नहीं आ रही है इंडेक्स पे, वो भी इवेंट के पहले, वो एकदम परफेक्ट बात है। और ये बात आई थिंक नो ट्रेड इज अ पोजीशन, लेकिन हम आपको बताएं ट्रेडिंग से 1 मिनट हम एक स्टेप बैक लेते हैं। हमारे साथ कौन कौन है अभी? आदित्य है या राजेश है? आदित्य, आप प्रियंका चोपड़ा की मूवीज देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता। राजेश जी, आप देखते हैं? एक्चुअली कोई लेटेस्ट मूवी आई नहीं तो एग्जैक्टली यही सवाल है। ये बहुत अच्छी बात बोली, इसलिए क्योंकि वो मूवीज कम कर रही हैं, वो तो विदेशी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, वो बिजनेस वुमन बन गई हैं। और यहाँ 18 स्वदेश पे हमारा एक एंगल ये भी है, बड़ो बदलो देश के साथ में विमेन एम्पावरमेंट, इंस्पिरेशनल लीडर्स अमंग विमेन, ताकि देश भर में लेडीज जो हैं और विमेन जो हैं, स्त्रियां, वो बिजनेस को ज्वाइन करें, बढ़ें, और ये ना सोचें कि हमें सिर्फ डोमेस्टिक साइड पे रहना। ये एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से स्टार्ट किया उन्होंने, धीरे 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 करके ओटीटी एड्स, प्रोडक्शन हाउस, और अब एक इन्वेस्टर भी बड़े ब्रांड से। तो ये है
बिजनेस मंत्रा प्रियंका चोपड़ा के, जो हम आपके लिए लेके आए छोटी सी झलक। एक बड़ी बातचीत हमारी सहयोगी अनिशा ने किया, लेकिन हम 1 मिनट के अंदर उसको प्ले करते हैं। हेलो एंड वेलकम। आज हम जुड़े हैं नायका के मुंबई स्टोर में और हमारे साथ है बहुत स्पेशल गेस्ट प्रियंका चोपड़ा, अ लेडी हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। प्रियंका, हाय, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश से बात करने के लिए। एंड सबसे पहले, आप इंडिया 3 साल बाद आए, हाउ डज इट फील? इट्स द लॉन्गेस्ट आप इंडिया से दूर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, गलती ग्लोबल पैंडेमिक की थी। मेरा ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं था वापस आने का। इनफैक्ट बहुत घर वापस ना आऊँ तो लगता भी है ना, दिल में चुभता भी है। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मैं मुंबई आने का प्लान हुआ, स्पेशली अनोमली के साथ, जो मेरे बहुत वक्त से मेरा ड्रीम था कि मैं अनोमली को इंडिया लेकर आऊँ। एंड सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग ट्रिप। इट्स मेक्स मी नर्वस ऑल्सो। लेकिन जब मैं वैसे 20 साल, इतने साल मुंबई में रही हूँ मैं, 15 साल एटलीस्ट मुंबई में रही हूँ, तो जब वापस आई सब कुछ सेम लगा, वैसा ही प्यार, मेरी टीम, वही लोग, वही दोस्त, वही खाना, वही सब कुछ वैसा ही लगा, तो बहुत अच्छा लगा वापस। घर तो घर ही होता है अल्टीमेटली, राइट? बट अनोमली के बारे में बात करते हैं। ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड अनोमली? एंड क्या सोचा आपने हेयर केयर स्टार्ट करने के लिए? I'll back up a little bit. जब मैं प्रोडक्शन में गई तो मुझे बिजनेस का थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, कि बिजनेस एंड there's a creativity in business. तो मैं प्रोडक्शन करने लगी, मैंने फिल्में करना शुरू किया, तो फिर उसके साथ मुझे sort of ideas आने लगे एंड आई started dabbling in investments, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स इधर उधर। जैसे बम्बल हुआ, जब मैं बम्बल को इंडिया में लेकर आई थी, वैसे एंड आई started learning, और मुझे इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो वहाँ से जाके मैंने सोचा कि ब्यूटी में मुझे हमेशा इंटरेस्ट था। मेरा बिजनेस, माय ओन जॉब रिक्वायर्स मी टू हैव एन इंटरेस्ट इन ब्यूटी। तो हेयर, मेकअप, वो सब हमारी ज़िंदगी में तो रोज़ होता है। तो मैं दुनिया के बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, स्किन केयर फेशियलिस्ट लोगों के कुर्सियों में बैठी हूँ। उन्होंने दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स मेरे ऊपर यूज़ किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि बेस्ट प्रोडक्ट्स की फीलिंग क्या होती है। और जब आप वो बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपका स्किन कैसा लगना चाहिए, आपका मेकअप कैसा लगना चाहिए। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। जब मैंने हेयर केयर एंड मेरे बालों के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से रहा है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। माई कॉन्फिडेंस एंड हाउ माई हेयर फील्स, गुड हेयर डे फॉर मी आर वेरी कॉन्फिडेंट डेज। एंड वो आई थिंक मोस्ट लोगों के साथ होता है। अगर आपके, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, अगर आपके बाल अच्छे लगे और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, व्हेन यू गो आउट, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आई वाज लुकिंग एट द हेयर केयर आइल एंड मुझे एक गैप आई थिंक नज़र आया। जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेरे बालों पे यूज़ किए जाते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट यूज़ करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये प्रियंका चोपड़ा बात कर रही थी अनिशा से अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में, और एक नया ब्रांड जो वो इंडोर्स कर रही हैं। ये पूरी चर्चा आप इटीना स्वदेश पे मार्केट आवर्स के बाद देख सकते हैं। लेकिन वापस आते हैं और हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की। हमारे साथ राजेश और आदित्य है। आदित्य, आरपीजी लाइफ साइंसेज के चार्ट को जरा स्टडी करिए, स्पेशली आज सेकेंड हाफ में जो अपवर्ड मूव आया है अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत जबरदस्त नतीजे आए थे। इनफैक्ट आरपीजी लाइफ के मैनेजमेंट को हम 15-20 दिन लेके आए थे, युगल सीकरी जी को काफी अच्छी कमेंट्री दे रहे थे। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एपीआई भी है, यूएस जेनरिक एक्सपोर्ट भी है, इसमें आपके पास डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन भी है, और 3-4 बिजनेसेस का मिश्रण आपको मिल रहा है, लेकिन इंडिया बिजनेस ज्यादा है। चार्ट देख के बताइए कहाँ जा रहा है ये, आज ब्रेकआउट टाइप का आ रहा है मूव्स में। राइट, आपने एक्चुअली एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के बताया जो मेरी नजरों के सामने भी नहीं आया, मेरे स्कैनर में भी नहीं आया, बट इट्स अ क्लियर आउट परफॉर्मर। अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टॉक है जिसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर रिटर्न डिलीवर किया है। चाहे हम वो बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे कि सन फार्मा इज डूइंग वेल, सिप्ला इज डूइंग वेल, पर
अदर पेयर्स आर नॉट डूइंग वेल। तो आरपीजी एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत फिनोमिनल रिटर्न डिलीवर किया है और इसमें लैक ऑफ करेक्शन है, मतलब कोई भी डिप आती है तो बायर्स एग्रेसिव होके बाय करने लगते हैं। तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर है ये और हर एक इस पे बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट है और इसमें अभी भी अच्छा अपसाइड दिखता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि स्टॉक भले ही इस समय प्रेशर में आ गया हो, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में एंट्री करने के लिए। कुछ इसमें फ्लोज भी नेगेटिव नजर आ रहे हैं और अगर आप आज देखें 11-12% से अब सिर्फ 9% रह गया है। क्या एक अच्छा समय है LIC हाउसिंग में घुसने का, या आपको लगता है और नीचे के लेवल्स पॉसिबल है, उसके बाद देखेंगे? आज काफी अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आया है और नीचे के लेवल से भी अक्यूमुलेशन आया है। तो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक ये एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है। 350 का स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होता, 350 का लेवल जब तक ट्रिगर नहीं होता, तब तक मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग या थोड़ा बहुत इसमें उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस पर एक व्यू है, लेकिन आज हमने नायका के मैनेजमेंट से बात की थी। नायका के फाउंडर और CEO फाल्गुनी नायर से बात की थी, उनसे समझने की कोशिश की थी कि वो फेस्टिवल डिमांड में, फेस्टिवल सीजन में डिमांड ट्रेंड को लेकर किस तरह का व्यू बना रही है, पोस्ट द नंबर्स भी बात की। और नायका कई दिनों से एक रडार पर तो है, पहले इसमें गिरावट दिखी, फिर उसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखा। एक बार मैनेजमेंट की बात भी सुनते हैं। हाँ, हमने सुना है कि रूरल डिमांड इज लिटिल बिट इम्पैक्टेड, बट एटलीस्ट हमारे साइड पे इतना ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, बिकॉज एनीवे हमारी जो कैटेगरीज है ब्यूटी और फैशन की, वो थोड़ी एस्पिरेशनल कैटेगरी है, तो उसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ दोज कैटेगरीज इज नॉट सो इम्पैक्टेड। आई थिंक जो हमारे मार्जिन्स है वो काफी अच्छे हैं एट द मोमेंट, and it is a combination of structural improvements that we have done in our business model, but there will also be differential spending for each quarter based on there are certain quarters where we may spend more on brand building, or there could be certain exceptional events that we may do, but overall the effort would be to continue to try and build our margins to a healthy level. ठीक है, अब एक बार तो आपने ये तो मैनेजमेंट का व्यू सुना, एक बार नायका पे वैसे भी एक व्यू लेते हैं, क्योंकि हम आज सुबह निकुंज भी ये बात कर रहे थे कि जितने भी कंज्यूमर टेक कंपनियां जो हाल ही में लिस्टेड कंपनी हुई है, उन पे शायद एक बार फिर से इंटरेस्ट रिन्यू हो सकता है। नायका के स्टॉक में राजेश क्या चार्ट चेक आप बताएंगे, यहाँ रिकमेंडेशन क्या होगी? क्योंकि हमने देखा कि इसके लिए एंकर, इसके लिए जो प्रमोटर लॉक इन था वो एक बड़ा ट्रिगर था। हमने देखा एक डेंट भी आया 8-10% का, लेकिन उसके बाद से बाउंस बैक तो हुआ स्टॉक का। नंबर्स के बाद का ये एक रिएक्शन जरूर है, लेकिन चार्ट्स पे आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, चार्ट तो अभी भी वीक है, स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन देखने को मिले, स्टॉक में जरूर नीचे से एक बाउंस बैक एक्शन बना, बट अभी भी हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हायर साइड पे थोड़ा सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हायर साइड पे हमें लगता है जब तक 1250, 1260 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन ना होगा तो हमें लगता है कि जो भी पुल बैक आ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। और डाउन साइड में अब ये जो पुल बैक बना है पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, उसमें हमें लगता है कि ये अब यहाँ पे 1110, 1115 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल वापस टूटते हैं तो स्टॉक में वापस फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है सेलिंग प्रेशर, और वापस हमें लगता है कि इसमें 1050 तक की भी डाउन साइड आते हुए दिखेगी। बट एक पुल बैक बना है, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक को आइदर 1240-50 के लेवल को अगर क्रॉस कर लेता है तो वहां पे एक जरूर इसमें एक रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिनके पास भी लोअर साइड की पोजीशन है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि 1115 के आसपास अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले अभी, क्योंकि वो लेवल अगर वापस ब्रीच होते हैं डाउन साइड में तो स्टॉक वापस फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। यहाँ पर इनफैक्ट नतीजे तो अच्छे थे अगर देखे जाए नायका के, और कल स्टॉक में करीब 6% की तेजी भी दिखी, लेकिन साइडवेज मूव्स इस स्टॉक ने काफी दिखाए हैं। तेजी के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, परफॉर्म थोड़ा देर से स्टॉक कर सकता है, ये राय इस वक्त राजेश जी की। लेकिन शिप बिल्डिंग एंड अलाइड सर्विसेज, राजेश जी, मजगांव डॉक, ये स्टॉक देखे
हिट्स ऑल टाइम हाई। इंट्राडे लेवल्स पर अगर देखें सारे की डीएमआर लेवल्स जो है वो क्रॉस कर गया है। हम देख रहे हैं करीब 8% की तेजी के साथ स्टॉक में मजबूती आज के सत्र में कायम देखने को मिली है। काफी हद तक अगर इसके फंडामेंटल्स को देखें, ग्रोथ फ्यूल होता हुआ नजर आ रहा है और डिफेंस प्ले लगातार फोकस पे भी है। टेक्निकली मजगांव डॉक की इस तेजी को कैसे देखें, एक महीने में करीब 35% चल गया है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बने, एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अगर हम देखें तो पिछले 8-10 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और वापस अपने अप ट्रेंड को ये रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक में 740-750 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। फर्दर यहाँ पे अगर कोई डिप मिलता है छोटा मोटा तो ऐड करें पोजीशन। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 675 का, अपसाइड 740-760 तक आते हुए दिख सकते हैं। गांव डॉक पर ये राय। एक और स्टॉक है आदित्य फाइन ऑर्गेनिक्स, करीब 6% की तेजी आज इस स्टॉक में नजर आ रही है। 5,996 के आसपास के हाई लगाने के बाद ये स्टॉक जो है थोड़े से साइडवेज या कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग का फेज भी देख रहा था और इस वक्त अगर देखें 5-6% की तेजी पर ये ट्रेड कर रहा है। इस पर राय क्या होगी? फाइन ऑर्गेनिक्स में आज अच्छा अपमूव आया है, बट केमिकल सेक्टर अगर हम देखें तो ज्यादा आउट परफॉर्मर नहीं रहा है और इसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली। 7,400 के लेवल से ऑलमोस्ट 5,600 के लेवल पे आ चुका है। तो अभी ये जो इसमें तेजी आई है वो सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड मूव लगता है और ये एक ऐसा स्टॉक नहीं लगता जिसमें एक अच्छा लंबी तेजी देखने को मिले, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करना चाहूंगा। ऑल्दो बुल मार्केट में सारे स्टॉक बढ़ते हैं, पर इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आउट परफॉर्मर, सो फाइन ऑर्गेनिक डजंट सीम लाइक दैट कैंडिडेट। जेंटलमैन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपमूव आया रिजल्ट के बाद। जो साइडवेज मूवमेंट भी कम नहीं हो रहा है वो है कर्नाटका बैंक। आज का रिजल्ट दिखाइए और ये भी दिखाइए कि लास्ट 3 महीने में आज का शेयर दिखाइए। हाँ देखिए सर्किट पे लग गया। 3 महीने 2 महीने में क्या हुआ, स्टॉक चला नहीं है बहुत ज्यादा। और ये अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 महीने से जो मिड साइज बैंक्स हैं ओके 50% चला है। ओ दैट्स इंटरेस्टिंग। उसके बाद भी फॉलो अप बाइंग आ रही है। एक बार पूजा से समझ लेते हैं ऐसा क्या आया रिजल्ट्स के अंदर, फिर राजेश पालवी के साथ इस पे चार्ट चेक लेंगे। पूजा बताइए। कर्नाटका बैंक में हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली है और आज 20% का अपर सर्किट लगा स्टॉक में। 6 जुलाई 2005 के बाद से बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी स्टॉक में देखी गई है। पिछले 1 महीने में 45% चल चुका है स्टॉक और 6 महीने में शेयर में 80% की तेजी देखने को मिल चुकी है। और वजह यह है कि धीरे धीरे कर्नाटका बैंक के फाइनेंशियल में जो सुधार दिख रहा है वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। हमने देखा कि इस तिमाही अगर देखेंगे तो मुनाफे में शानदार 228% की ग्रोथ थी। वजह ये थी कि कंपनी के एसेट क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार हुआ, रिकवरी काफी अच्छी हुई। इस वजह से हमने देखा कि कुछ प्रोविजन राइट बैक भी हुए हैं और जब ऐसा कुछ होता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में इतनी बड़ी ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली है। और मैनेजमेंट का भी कहना है कि आने वाले समय में भी मार्जिन्स, पीसीआर, इनके ROI लेवल्स, कासा रेशियो, यहाँ पर भी आने वाले समय में भी ये रिकवरी जारी रहेगी। तो ये जो कमेंट्री आ रहे हैं ये भी बाजार को काफी पसंद आया। मार्जिन के ट्रेंड हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए 3.16% था क्वार्टर 3 में बैंक के मार्जिन, वो अब बढ़कर 3.56% हो चुके हैं। ग्रॉस एनपीए ट्रेंड भी देखेंगे तो वहां पर भी सुधार है। क्वार्टर 3 FY22 में 4% के पार पहुंच गए थे आंकड़े, अब देखिए वहां पर सुधार हुआ। और राइट पूजा, तो क्लियरली इसमें एक तरफ तो एनपीएस, जेएनपीए, नेट एनपीए में लगातार गिरावट आ रही है, मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं। फेयर पॉइंट। राजेश, अगर हम भाव देखें 50% ऑलरेडी चल चुका है, क्या अभी भी इसमें जूस बाकी है? कर्नाटका बैंक में बेट लेनी चाहिए 150 रुपए के लिए? तो देखिए जिस तरीके का रिएक्शन स्टॉक ने दिया है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पे साइन बनते हुए दिख रहा है। और अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप भी देखें तो जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, ये स्टॉक हमें लगता है 130 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले 106 के आसपास, फ्रेश ट्रेड भी लिया जा सकता है 106 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में हमें लगता है पोजिशनली 130-135 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे बन रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि ये तेजी का मूव
ठीक है, और राइट, तो ये तो कर्नाटका बैंक पे एक व्यू रहा। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। आज हमने सुबह से ही देखा कि मीडिया काउंटर्स में कुछ काउंटर्स लाइक सन टीवी, जी में भी सुबह तेजी थी, लेकिन सन टीवी की मूव बढ़ते और अब लगभग 3.5% की हुई। सन टीवी पर क्या व्यू रहेगा आपका अक्षय? क्या आप आदित्य, आप सन टीवी को यहाँ से इन लेवल से भी बाइंग करने की सलाह देंगे, या एक बार के लिए जो प्रॉफिट है उसे बुक कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा देर रहती नहीं है, मूव फ्रिजल आउट भी हो जाती है स्पेस की। राइट। सो सन टीवी अच्छा मूव आया है आज, अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, एंड थोड़ा ब्रेकआउट भी पॉसिबल है इधर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि इसमें बने रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी है इस बार कि ये 550 के लेवल ब्रेक करके थोड़ा 560 570 के लेवल भी छू सकता है, बिकॉज आज वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, इसलिए अपसाइड पॉसिबल है। ठीक है, ऑल राइट, ओके, तो बने रह सकते हैं। एक और स्टॉक जो पिछले 2 दिन से चलना फिर से शुरू हुआ है वो है IEX, क्योंकि पावर स्टॉक्स चले, पावर प्लेटफॉर्म में इसमें भी अब मूव शुरू हो गई है। कल से ही ये तेज है और आज भी 2% की मूव है। क्या राजेश, आप भी इसे यहाँ इन लेवल्स पर खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, IEX में काफी बड़े करेक्शन हमने देखे पिछले कई महीनों में, और जिस तरीके से स्टॉक का अभी सेटअप है, हमें लगता है अभी भी वीकनेस तो यहाँ पे रहेगी। स्टॉक अपने सारे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक अब अपना एक पुलबैक जरूर बनाते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक में 158 और 165 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा हमें लगता है कि स्टॉक अभी भी वीक जोन में रहेगा। 165 के ऊपर स्टॉक में जरूर एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड, या हम बोले शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आप बनते हुए दिख सकती है, बट अभी टाइम बिंग के लिए लगता है हमें कि अभी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। स्टॉक अभी भी बियरिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है। जरूर एक पुलबैक बना ओवरसोल्ड जोन से, बट अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है स्टॉक में यहाँ पे फर्दर तेजी को एक्सटेंड करने के लिए। ओके, IEX की बात हो गई, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट बात करते हैं, विष्णु केमिकल। ये स्टॉक, इसके बारे में काफी बाजार में चर्चा हो रही है। बिजनेस के बारे में बात करने के लिए और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज किस तरह की आगे लाइंड अप है, हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विष्णु केमिकल के। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताएं इस समय कैसा चल रहा है आपका कारोबार और क्या विजिबिलिटी आ रही है नेक्स्ट 1 ईयर अहेड, ग्रोथ पर भी और मार्जिन आउटलुक पर भी? अजय जी, आपने मेरे को बात करने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी आप हमारा 3.25 साल का आपने परफॉर्मेंस देखा, तो 3 इयर्स पहले हमारा एबिटा था 80 करोड़, एंड लास्ट ईयर इट वाज 160 करोड़, एंड इस 6 मंथ पहले 6 मंथ्स में हमारा 123 करोड़ का एबिटा हुआ है, एंड टॉप लाइन हुआ है 764 करोड़ का टॉप लाइन हुआ है। So as you see, the growth momentum is good, and given the the product mix which is going to come up, the volumes are going to grow in the same pace in the coming quarters as well. सिद्धार्थ, अगर आप शेयर करें हमसे नेक्स्ट 2 इयर्स में, 23 एंडिंग में, हाफ ईयर को नहीं मान रहा मैं, 24 एंडिंग की बात करूं, 1.5-2 ईयर अहेड, क्या टॉप लाइन और एबिटा पे कंपनी एम कर रही है? एस्पिरेशनल टारगेट्स क्या सेट किए हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है? नंबर के ऊपर मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, बट हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वो है बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, जिसका बेसिकली वो क्या है ना, एक इंपोर्ट रिप्लेसमेंट है जो कि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, एंड इट इज गोइंग इनटू ऑटोमोटिव पेंट। सो ये इससे हमको अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक नया एप्लीकेशन, नया इंडस्ट्री, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री में उसमें जाने के लिए। तो वॉल्यूम्स अच्छा रहेगा उसका, बट इट विल बी ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, थोड़ा ग्रोथ मिलेगा उस प्रोडक्ट में। सो 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने का इच्छा है, एक है बेरियम सल्फेट और के बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसका कैपेक्स भी ऑलमोस्ट इन 6 months, एंड प्रोडक्शन ऑनलाइन भी नेक्स्ट ईयर अर्ली तक आ जाएगा। सिद्धार्थ, पावर और एनर्जी कॉस्ट की अगर बात करें, सिग्निफिकेंट इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिले हैं। आने वाले क्वार्टर्स के लिए सिचुएशन कैसी नजर आएगी और रॉ मटेरियल कॉस्ट सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं इस वक्त? एनर्जी कॉस्ट हमारा इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है, बट वो जो आपको दिख रहा है एनर्जी इंक्रीज ऑन अकाउंट, थोड़ा वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है, इसीलिए ओवरऑल
मिक्स में एनर्जी कॉस्ट आपको ज़्यादा लग रहा है ओवरऑल, बट हाँ मार्जिनली अराउंड 10% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो एनर्जी कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज हुआ, एंड वो कम होने का उतना चांसेस नहीं लग रहा है बेसिकली। ऑलराइट, ये तो बता सकते हैं आप जाने से पहले कि इस समय कितनी ग्रोथ आप एबिटा में देखते हैं? आप एग्जैक्ट नंबर में बताइए, बट ये तो बता सकते हैं कि आप 30-40% 2 साल में एबिटा बढ़ सकता है। टॉप लाइन ग्रोथ कितनी आ सकती है 2 साल में? जी, आपको बताना चाहता हूँ, हमने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, हमारा इन्वेस्टमेंट 5 साल से लगा चुका है, एंड अभी ये फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने जो एबिटा इंप्रूवमेंट देख चुके होंगे अराउंड 200 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज पार्शियली ऑन अकाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बट उसमें भी और भी स्कोप है इम्प्रूव होने का फर्दर एबिटा, एंड एट द सेम टाइम हमारा वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होने का बहुत अच्छा चांस है गिवन द ऑर्डर बुक और अदर प्रोडक्ट लॉन्चेस इन द कमिंग मंथ। सो हमारा टारगेट ये है कि हम 20% एबिटा इन नेक्स्ट ईयर और सो हम अचीव करें, विच इज़ वेरी पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो लाइन में आ रहा है और ये प्रोडक्ट मिक्स जो डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा टारगेट ये है कि 20% एबिटा अचीव करें। 20% एबिटा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक इनफैक्ट लास्ट 2 साल में अगर आप 2-3 साल में देखें स्टॉक ऑलमोस्ट 10x हो चुका है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टोरी इस कंपनी में काफी अच्छी प्ले आउट हुई है और बाजार ने उसे बहुत पसंद किया है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये जितनी भी केमिकल कंपनीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला गेम खेल रही हैं और अपने प्रोडक्ट मिक्स को इम्प्रूव करके मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं, बाजार बहुत जबरदस्त तरीके से उन्हें रिवॉर्ड कर रहा है। राजेश, विष्णु केमिकल के चार्ट को जरा चेक करके बताएं। काफी अच्छा मूव उसमें आया है, ये बात सही है, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट कमेंट्री तो ये कहीं भी दर्शा नहीं रही कि ग्रोथ उठने वाली है। आउटलुक तो यहाँ से भी मजबूत है। चार्ट्स क्या कहते हैं? तो अजय जी, काफी बड़े अपमूव हमने पिछले 2-3 साल में स्टॉक में देखे, और जिस तरीके के ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, स्टॉक तो एक बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो एक साइडवेज यहाँ पे मूव बनते हुए दिख रहा है, थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर इसमें देखने को मिली है, बट अभी भी लगता है हमें कि ये स्टॉक में जिस तरीके के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बने हुए, जब तक ये स्टॉक 1650-1600 के नीचे नहीं जाएगा, ये जो गिरावट मिल रही कहीं ना कहीं यहाँ से वापस एक रिवर्सल बनते हुए दिखेगा और ये अपनी एक अपवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि अब नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अगर इसको हम एनालाइज करें तो 1700 और 1650 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया डाउन साइड में, और अपसाइड में वापस अगर ये स्टॉक 1850-1900 के रेंज को क्रॉस करेगा तो ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और अपसाइड में फिर 2100-2200 तक की भी अपसाइड इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो थोड़ा डिप मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है 1650 स्टॉप लॉस रख के। क्या 1650 स्टॉप लॉस रख के ऐड किया जा सकता है? इनफैक्ट एक और स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक, आई एम श्योर आपकी उस पर नजर होगी, अतुल। आप अतुल लिमिटेड के पहले भी कुछ दिन पहले आरती और अतुल आई थिंक इनकी इन स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे। अतुल लिमिटेड एक्चुअली साइडवेज चला गया था, वापस आ रहा है। करेक्ट। तो क्या यहाँ पर चार्ट पता है अतुल लिमिटेड के प्रमोटर्स कौन है? नहीं पता होगा। अरविंद लिमिटेड के भाई। अच्छा, टेक्सटाइल्स में। ओके। और अतुल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी फॉर्म की गई थी जो डाइज एंड पिगमेंट्स का काम अपने होम कंपनी के लिए करती थी, अरविंद ग्रुप के लिए। वहां से एक कंपनी बनी और फिर बहुत बड़ी केमिकल कंपनी बन गई। वेरी इंटरेस्टिंग। अहमदाबाद में। ऑलराइट, लेकिन चार्ट्स पे क्या अब तेजी के साइन दिख रहे हैं राजेश अतुल लिमिटेड पे? तो प्रियंका जी देखिए, अतुल में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखें तो स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे दर्शा रहा है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में है। एक करेक्टिव मूव यहाँ पे जरूर बनते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो करीब 7900-7800 के आसपास, और ऑलमोस्ट स्टॉक में जो करेक्शन बनना है पिछले कुछ महीनों में वो उसके आसपास ही आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जो डिप है, तो अगर यहाँ से और 50-100 रुपए का और यहाँ पे डिप मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए, क्योंकि एक क्वालिटी स्टॉक आपको एक अच्छे सपोर्ट मंथली चार्ट के सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
तो हमें लगता है कि यहाँ पे 7800 के स्टॉप लॉस से डिप्स में बाय किया जा सकता है। अपसाइड में जैसे ही स्टॉक में 8650 8700 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को वापस 9600 9700 की तरफ लेके जा सकता है। तो डिप्स मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में, तो यहाँ पे 7800 के स्टॉप लॉस से अगर कोई और गिरावट आती है तो वहां पे ऐड करना चाहिए। ये अहमदाबाद की कंपनी है आदित्य, आप जहाँ बैठे हुए हैं ये आपके घर की कंपनी है, कोई व्यू आपका इस पे? देखिए, मैं एक्चुअली मानता हूँ कि जो भी केमिकल सेक्टर है उसका एक बुल मार्केट हमको देखने को मिली थी 2020 से लेके 2021 में। तो उसके बाद केमिकल सेक्टर आप अक्रॉस द बोर्ड देखिए तो उनका आउट परफॉर्मेंस कम हो गया है। चाहे आप SRF की बात करें, चाहे आप अतुल की बात करें, ये सारे स्टॉक अपने गेन्स को सिर्फ डाइजेस्ट कर रहे हैं और सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अच्छा है, पर फ्रॉम हियर आई एम एक्चुअली नॉट बुलिश ऑन केमिकल्स बिकॉज मार्केट की बुल मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता रहता है और लीडर्स चेंज होते रहते हैं। तो इन द करंट फेज केमिकल सेक्टर एक लीडर नहीं है, तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन अतुल लिमिटेड। मोमेंटम तो लैग कर रहा है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चरल स्टोरी शायद अभी बाकी है। तो दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, एक है रिलायंस, एक ITC। दोनों बाजार को आज बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और इंट्राडे भी अगर किसी ने लिया होता तो इस समय डेज हाई की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। रिलायंस क्या ये अपने प्रीवियस हाई 2850 की तरफ जा रहा है? इवन ITC क्या 260 265 की तरफ जा रहा है, 360 365 की तरफ जा रहा है? आदित्य? राइट, सो रिलायंस ने अभी थोड़े दिन में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो वी कैन बेट ऑन दैट। एंड FIs की भी काफी बाइंग आ रही है इन डेरिवेटिव्स। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फिगर्स है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फिगर्स आ रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में FI के। तो और जो भी बाइंग हो रही है वो HDFC बैंक और रिलायंस में ही हो रही है, तो इसमें अच्छा खासा अक्यूमुलेशन है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना अंडर परफॉर्मेंस था रिलायंस इंडस्ट्री का वो कम हो रहा है और धीरे धीरे स्टॉक इंच अप कर रहा है। टेक्निकली भी साउंड लग रहा है और बुलिश लग रहा है, तो रिलायंस के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ऐसा कह सकते हैं कि अभी यहाँ से भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और इवन ITC की बात करें तो थोड़ा एक समय था जब लोग ITC के बारे में काफी फनी बातें लिखते थे, उसके बारे में आज अलग अलग जोक्स बनते थे 200 220 पे, आज 355 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ जाएगा अगर ये 370 के लेवल क्रॉस कर देगा, तो डेफिनेटली ये भी एक काफी बुलिश काउंटर है। ठीक है, और राइट, ITC और रिलायंस पर तो ये नजरिया रहा आपका, लेकिन राजेश एक बार आप बिरला सॉफ्ट के चार्ट पर भी व्यू दें, क्योंकि धीरे धीरे बड़े लार्ज कैप IT में तो एक्यूमुलेशन नीचे के लेवल से दिख रही है। क्या मिड कैप स्मॉल कैप में बिरला सॉफ्ट भी उसी तरह की मूव दिखा सकता है? इन्फोसिस को हम देख भी रहे थे कि चाहे भले ही बीच बीच में करेक्ट होता हो, लेकिन जिस तरह से 1360 से चलना शुरू हुआ एंड विद इन 2 months ओनली, barely 2 months, नॉट इवन 2 months, 1.5 month, आपको लगभग 200 रुपए ऊपर उन लेवल से आ गया है। क्या बिरला सॉफ्ट में भी अब उसी तरह के चार्ट्स बन रहे हैं? तो देखिए, काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में हमने पिछले 1 साल में देखा है। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 585 के जोन से ऑल द वे करेक्ट होते होते 260-70 के जोन पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 10-11 महीनों में काफी एक बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो अब ये एक ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक जरूर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर तो इसके अगर हम देखें तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी वीक है। लेकिन जिस तरीके का रिकवरी का ट्रेंड मिड कैप IT स्टॉक्स में बना है और एक IT स्टॉक्स में एक थोड़ा बाइंग का रुझान हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड जरूर यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। बट हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक में 305 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी ये जो मूव बना है कहीं भी फिजल आउट होने के पूरे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल तो अभी वीक है, लेकिन रिवर्सल के साइन बनेंगे इसके 305 के ऊपर। अभी यहाँ पे अगर किसी को छोटे ही मूव के लिए ट्रेड करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 274 के आसपास, वो स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड में 288 और 295 ये 2 लेवल है, वहां पे अगर ये स्टॉक आता है तो आप प्रॉफिट भी बुक करें। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बिरला सॉफ्ट पे एक व्यू है। इस बीच संजीव वसीम जी भी हमसे जुड़ गए, आइए उनसे भी बात करते हैं।
आफ्टरनून संजीव जी। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स को देखें, वहां तो प्री मार्केट में आपको तेजी दिख रही है। इंडियन मार्केट्स थोड़े ओवरस्ट्रेच्ड है, इसलिए आज थोड़े नर्वस हैं, या फिर एक फेड का इवेंट है, इसे निकल जाने दे और उसके बाद फिर एक बड़ी तेजी दिखने वाली है? क्या रीडिंग रहेगी आपकी मार्केट्स पर इस वक्त? हाँ बिल्कुल, इवेंट रिस्क है तो मार्केट लाइट होना चाहती है। नॉट दी एफआईज, इट्स द लोकल प्लेयर्स हु प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। और मुझे लगता है जो भी इवेंट नेगेटिव साइड पे होने की बहुत कम चांसेस हैं, बट जैसे आपको सुबह भी कहा था, थोड़ा बहुत अगर आप लीवरेज है तो प्रॉफिट बुक करना मत भूलना। नाउ अगेन दैट प्रॉफिट बुकिंग हैज सीन शार्पर देन एक्सपेक्टेड इन सर्टेन स्टॉक सेक्टर्स, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है 1-2 दिन बाद, मे बी बाय नेक्स्ट वीक, वी शुड बी लुकिंग एट न्यू हाइज डेफिनेटली ऑन द कार्ड। एंड द रेस्ट द इवेंट विच इज प्लेड आउट, वो तो एक ग्लोबली पब्लिसाइज्ड है, उसमें क्या मैं ज्ञान दूं। सो आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन सेलेक्ट स्टॉक्स। आप कहें तो मैं शुरू करूं अपने ट्रेडिंग आइडियाज। तो देखिए, मैंने कल भी कहा था, AB कैपिटल यहाँ 17-18 पे पहले मुझे बहुत पसंद है। इसका मुझे 130 से 135 का टारगेट दिखता है, 113 का स्टॉप लॉस। आज के 2 पिक्स है, पहला तो भारती में ये 30 रुपए की करेक्शन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आरपूज एट 200 आर टेलिंग मी दैट दे आर दे हैव प्राइसिंग पावर एंड their net acreage will see that reduction of debt will go very fast. Plus the the African business is also playing out well for them. So Bharti is a must have at this 804.5, stop loss of 790, target of 840. Second pick is Godrej Property, my favorite play। आप देख रहे हैं बॉम्बे में मैक्सिमम हाईएस्ट एवर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन हुई है और वो लाइन शेयर जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी। 1242-44 में लीजिए, 1220 का स्टॉप लॉस, 1290 से 1300 का टारगेट। ऑलराइट, तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक भारती एयरटेल। बिल्कुल शुक्रिया आप संजीव जी ये स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए। तो एक आध दिन और उसके बाद 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, उसके बाद न्यू हाइस की भी बात हो रही है, न्यू लेवल्स की बात हो रही है बाजार में। और मुझे याद है जब अभी शो की शुरुआत हुई थी तो कुणाल भी कहते कि वेरी बुलिश साइंस। तो एक आध दिन यानी ट्रेडर्स को ब्रीदर ले लेना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, हेल्दी हो रहा है बाजार इस समय हेल्दी हो रहा है। ये 17,800 तक भी अगर जाता है, जो कि एक डिसेंट 400-500 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट, तो भी बाजार अगर एक्चुअली हेल्दी हो रहा है। इन्होंने एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात की, उसको बात करते हैं थोड़ा और। गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्या ग्रहण लगा है स्टॉक में। 2500 वाला 1200, इनफैक्ट इसने अटेम्प्ट किया था एक बार, इसका 2 साल का ग्राफ लेके आए साहब। राजेश आपको याद होगा, इसने अपना 2500 वाला भाव तो चला गया, 1500-1600 आया था, एक बार अटेम्प्ट किया था 1500, जून जुलाई में 1500-1600 था, फिर वापस कहीं ना कहीं ये देखिए अटेम्प्ट हुआ था 2500 वाला, पहले नीचे आया, फिर वापस फाइट मार के। ये अच्छा साइन नहीं है, पर काफी बुलिश हो रहे हैं वो। क्या इसमें बॉटम बन चुका है? चार्ट्स क्या बताते हैं राजेश? बॉटम तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया। स्टॉक ने जरूर एक बॉटम जो बनाया था वो जून में बनाया था करीब 1150 के आसपास, और अभी वापस से ऑलमोस्ट उसके नजदीक ही एक लो बना के आया है स्टॉक। अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो सितंबर में अभी भी यहाँ पे बॉटम के कंफर्मेशन आएंगे। जब तक ये स्टॉक 1370 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ये कंफर्म करना कि बॉटम बन चुका है वो अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में जरूर देखने को मिला। इसी सेक्टर में अगर हम देखें तो दूसरे स्टॉक्स ने जरूर एक रिकवरी, एक सब्सटेंशियल रिकवरी जरूर डिस्प्ले करी है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी में अभी भी एक रिकवरी यहाँ पे नहीं बनते हुए दिख रही है। और लोअर साइड में 1155 काफी क्रिटिकल लेवल हो चुका है स्टॉक के लिए। अगर वो टूटते तो फिर फर्दर यहाँ पे डाउन साइड भी और आते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है कि जब तक 1370-1380 के लेवल क्रॉस ना होते, थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है कॉल लेना कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम 1370-80 का वेट करेंगे। उसके बाद हमें लगता है कि फिर यहाँ पे कहीं एक रिकवरी का ट्रेंड प्ले आउट होते हुए दिख सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, या फ्रेश बाइंग एक्शन उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। ऑलराइट, तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे ये व्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन संजीव पसीने से बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो अपने आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेकर इस स्टॉक पर पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इस बीच कौन से बड़े नंबर्स आने हैं? HDFC ट्विंस, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, दोनों ने ही अच्छी मूव इस हफ्ते की शुरुआत से ही दिखाई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जो बड़ी मूव आई वो HDFC बैंक की वजह से आई, और HDFC लिमिटेड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नंबर्स भी हैं उसके आज। एक बार इसके क्या नंबर्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? उपासना ने, हमारी सहयोगी उपासना ने एक प्रीव्यू तैयार किया। आइए एक बार पहले एक्सपेक्टेशन को सुन लेते हैं, फिर एक बार चार्ट चेक लेंगे। हम काफ़ी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं HDFC लिमिटेड से अपने Q2 FY23 नंबर्स में। NII में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
13% ग्रोथ ऑन Y-on-Y बेसिस, पैट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11% ग्रोथ ऑन Y-on-Y बेसिस, और PPOP की बात करें तो वो हम एक्सपेक्ट करें 5,689 करोड़ पे। AUM ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी हेल्दी दिखाई देगी, और डबल डिजिट अप्रॉक्सीमेटली 16% Y-on-Y बेसिस पे। डिसबर्समेंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल लोन्स में दिखाई दे सकती है। स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस की वजह से क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल्ड रह सकता है। और मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी काफ़ी स्टेबल दिखाई दे सकती है सीक्वेंशली। मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट करें 2.68% पे फ्रॉम 2.6% in Q1 FY23। अगर की फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी का आउटलुक ऑन डिमांड, कंपनी की कमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स इन नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट और कोई भी मर्जर रिलेटेड अपडेट, ये तीनों चीज़ हम काफ़ी क्लोजली देखेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री में। सो ऑल इन ऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि HDFC लिमिटेड अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट करेंगे। राइट, ठीक है, तो ये तो HDFC लिमिटेड की बात है, नंबर्स अच्छे पोस्ट कर सकता है। एक बार चार्ट पे भी चेक ले लेते हैं राजेश, क्योंकि FIs की बाइंग वापस लौटती हुई दिख रही है। HDFC पैक के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, इनफैक्ट HDFC हो, HDFC बैंक हो और HDFC AMC, इसको भी आपसे डिस्कस करेंगे। एक बार HDFC लिमिटेड पर भी अपनी राय दें और साथ ही HDFC AMC पर भी अपनी राय दें। प्रियंका जी, HDFC लिमिटेड में तो एक अच्छा यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें अब 2500 के ऊपर स्टॉक एक कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है, और एक ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी बनते हुए दिखा है। स्टॉक अपने ही सारे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे तेजी का ट्रेड कैरी करना चाहिए, और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक में हमें इमीडिएट टारगेट लगता है 2565 से लेकर 2580 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। हालांकि नंबर है तो थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर हो सकता है स्टॉक, लेकिन अब हमें लगता है कि ये यहाँ पे अगर 2465 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल, अगर ये लेवल होल्ड आउट होते हैं पोस्ट अर्निंग भी, तो ये स्टॉक में पॉसिबली अपसाइड के टारगेट 2580 तक आते हुए दिख सकते हैं। HDFC AMC में भी काफी अच्छी रिकवरी हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी है। स्टॉक में ऑलमोस्ट एक काफी बड़े करेक्शन के बाद वन वे करेक्शन जो हमने देखा, इसमें स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में अराउंड 3300 से ऑलमोस्ट स्टॉक करेक्ट होते होते 1500-1700 के लेवल तक करेक्ट होते हुए देखा। अब ये जो रिकवरी के ट्रेड बन रहे हैं, इसमें हमें लगता है कि यहाँ से अपसाइड और भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में 2250 से लेके 2350 ये दो अपसाइड हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 2030 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, और अपसाइड के टारगेट 2250 2350 तक के हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ये तो रहा HDFC पर एक व्यू। राजेश, HDFC AMC वहां पर भी अच्छी मूव्स है, क्या वहां पर भी बाइंग स्टार्ट हो गई और उससे एक्यूमुलेशन की राय देंगे आप? HDFC पे ऑलरेडी मैं व्यू शेयर कर चुका हूँ 2580 तक के अपसाइड, और जो सेकंड व्यू था वो HDFC AMC पे है, और उसमें जो रिकवरी बनी है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2250 से 2350 तक के अपसाइड के टारगेट। स्टॉप लॉस है HDFC AMC में करीब 2030 के आसपास। तो क्योंकि इसमें एक जो करेक्शन बना था, कहीं ना कहीं एक रिकवरी के जो ट्रेड बने हैं, स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो HDFC AMC पे भी हमारी बाय की ही सलाह है, 2030 का स्टॉप लॉस, और टारगेट होंगे 2250 और 2350 तक के। एब्सोल्युटली। एक कंपैरिजन करना जरूरी है आदित्य। अगर लास्ट 2 साल में देखें तो मारुति सुजुकी का स्टॉक 6500 वाला ऑलमोस्ट 10,000 हो गया, लेकिन 2 साल का टाटा मोटर्स का स्टॉक देखिए। डायरेक्टर साहब अगर आप ला सके तो ये देखिए, 2 साल का है ये, नहीं तो आज का है, ये भी आज का है। 2 साल का ग्राफ लाइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए टाटा मोटर्स 2 साल में एक्चुअली चला, वो पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में चला था, उसके बाद 1 साल से चला ही नहीं है। वो जब EV की न्यूज आई इनकी, और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा, 520 पे पीक होके 450 500। मारुति का स्टॉक अगर आप 2 साल का देखें तो आपको लगातार उसके अंदर 6500 वाला 10,000 हो गया। क्या ये टाइम आ गया आदित्य, क्योंकि टाटा मोटर्स के DVR में एक्शन हो रहा है। ये देखिए मारुति कितना बढ़िया स्टॉक चला है 6500 वाला। DVR लिखिए ये टाटा मोटर्स का आज का टाटा मोटर्स DVR। सवाल ये है आदित्य कि क्या अब कॉन्ट्रा बाय टाटा मोटर्स में लेने का समय आ गया है, वहां से निकलिए
मारुति से और टाटा मोटर्स में आ जाएं, कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है क्या? ये चार्ट्स पे कैप्चर है कुछ इस तरह की चीज? टाटा मोटर्स का नीचे का एक सपोर्ट लेवल है जहां से वो अक्सर बाउंस बैक करता है, तो वही लेवल से ऑलमोस्ट 4-5 बार टाटा मोटर्स बाउंस कर चुका है, जो आता है 375। हमने इसमें बाउंस बैक देखा मार्च 2020 में देखा, फिर मई 2020 में देखा, 22 में देखा, जून 22 में देखा। अभी वापस एक अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक अपने थोड़े कंसोलिडेशन से ब्रेक करके। तो मैं आपसे अग्री करता हूं कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर के लेवल 480 तक बाउंस बैक पहला देखने को मिल सकता है। इनकेस स्टॉक 500 क्रॉस करता है तो एक फ्रेश लेग ऑफ अपसाइड वहां पे चालू हो सकता है। ठीक है, कहाँ लेके जाएगा टाटा मोटर्स को? डॉक्टर टाटा मोटर्स लेके आइए। ये फ्रेश लेग ऑफ अपमूव 422 कहाँ लेके जाएगा? ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा क्या 522 वगैरह का? टेक्निकली अगर हम बात करें तो 490 500 स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस होता है तो नेक्स्ट हर्डल स्टॉक के लिए आएगा 530 एंड वो एक मेजर ब्रेकआउट रहेगा स्टॉक के लिए, और वहां से 600-650 के भी लेवल आ सकते हैं जो उसके फिबोनाची टारगेट्स है। क्योंकि इससे पहले जो हमने लेग ऑफ रैली देखी थी वो ऑलमोस्ट 270 से लेके 527 में देखी थी। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में ही है, तो वंस द कंसोलिडेशन एंड्स अबव 520 तो अच्छे 600-650 के लेवल भी आ सकते हैं मीडियम टर्म। कंसोलिडेशन की बात हो रही है तो एक पूरा स्पेस जो बहुत समय से साइडवेज मूव में रहा है, कंसोलिडेशन के फेज में रहा है, वो रहा है नेचुरल गैस और गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस काउंटर्स। गुजरात गैस जैसे काउंटर, एनजीएल, आईजीएल, इन सारे काउंटर्स में हमने देखा कि बहुत समय से, राजेश इनफैक्ट आपसे पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अब ये काउंटर्स क्या चलने के लिए तैयार हैं? अपनी क्या मूव जो इनमें देखने को मिल रही है वो सस्टेनेबल है और आगे बढ़ सकती है? प्रियंका जी, एमजीएल का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है, हमें लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों महीनों में देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बना के अब एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एमजीएल में अपसाइड के टारगेट यहाँ से 925 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 850 के आसपास। वहीं अगर गुजरात गैस को अगर हम देखें तो गुजरात गैस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन काफी समय से देखने को मिल रहा है एक करेक्शन के बाद। तो गुजरात गैस में यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा अवेटेड है। अगर यहाँ पे स्टॉक 535 की रेंज क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे एक हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है, जो कि स्टॉक को 560 की तरफ लेके जा सकता है। तो गुजरात गैस अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एमजीएल हमें लगता है कि यहाँ से बाय किया जा सकता है। 925-930 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी एमजीएल की बात कर रहे हैं, गुजरात गैस को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेस अभी जो हम बात कर रहे थे, मारुति, टाटा मोटर्स और मारुति ऑटो सेल्स नंबर्स आए। नंबर्स के बाद हमने मैनेजमेंट से रिएक्शन भी लिया। कंपनी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव से भी बात की थी। एक बार उनका रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो रिटेल्स के नंबर हैं इंडस्ट्री में 3,68,000 के करीब हैं, जबकि होलसेल जो है वो करीब 3,38,000 के करीब के लगभग है। तो ये पहला महीना था 6 महीने बाद जब रिटेल की जो आंकड़े हैं उन्होंने वो उस पार किया होलसेल के नंबर को। लिहाजा जो स्टॉक लेवल है इंडस्ट्री का नेटवर्क में वो थोड़ा कम हुआ। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2,40,000 था 1 अक्टूबर को, और 1 नवंबर को ये घट के 2,05,000 के करीब हो गया है। तो वही चीज मारुति के नंबर्स में भी हमें देखने को मिली। हमारा रिटेल जो था काफी अच्छा रहा हमारा रिटेल, और जो फेस्टिव सीजन की जो डिलीवरीज हैं जो जिसका आपने जिक्र किया वो करीब 1,92,000 थी मारुति सुजुकी की, और इंडस्ट्री का एस्टिमेट ये करीब 4 लाख डिलीवरीज हुई है फेस्टिव सीजन में।
और फेस्टिव सीजन का मेरा मतलब पहले नवरात्रे से जो 26 सितंबर को शुरू हुआ और 26 अक्टूबर तक जब भाई दूज का जो त्योहार था। तो अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन हाँ ये रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि जब ये पिछले साल से अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो 40% ज्यादा है, लेकिन प्री कोविड टाइम में फेस्टिव सीजन के आंकड़े 2,06,000 2,10,000 के दरमियान भी रहे। नहीं देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो पूरी उम्मीद है। और जहां तक अक्टूबर महीने का जो आपने जिक्र किया, वहां आपको दो चीजें जरूर मैं वाज़ेह कर दूं। एक तो ये कि सितंबर के महीने में नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्रोडक्शन के ज्यादा होते हैं। अक्टूबर में चूंकि त्योहारों का वक्त रहता है तो उसमें जो वर्किंग डेज हैं वो कम रहते हैं, लिहाजा प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है उस नजर से भी। जहां तक आप सेमीकंडक्टर के हवाले से आप बात करें तो सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। 95% के तक काफी ये जो हालात हैं सेमीकंडक्टर के मुताबिक ठीक हो चुके हैं। और ये जरूर है कि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी प्रोडक्शन में हमें इजाफा करना है, और मेरी नजर में आगे आने वाले वक्त में ये और बेहतरी की तरफ जाएगा। काफी अच्छी कमेंट्री आ रही है मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से। ग्लैंड फार्मा पे बार बार नजर जा रही है। इनफैक्ट आपने आदित्य बात भी की थी इसके बारे में ब्रीफली। हमने सुबह एक्चुअली प्री मार्केट में ग्लैंड फार्मा पे अटेंशन अट्रैक्ट करी थी और अपने व्यूअर्स की डेज हाई की तरफ जा रहा है, और डिवीज को भी लेके आइए, डिवीज और ग्लैंड साथ साथ दिखाइए। डिवीज में भी एक काफी अच्छा मूव आया और ग्लैंड फार्मा भी। क्या आपको लगता है ग्लैंड का ग्रहण खत्म हो गया अब आदित्य? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर ही एक्चुअली एक ऐसा सेक्टर है जो अभी जो फेड का इवेंट आ रहा है और ये सारे इवेंट आ रहे हैं, उसमें फार्मा सेक्टर ही ऐसा है जो आउट परफॉर्म करेगा। और उसमें ग्लैंड अभी आप देखें तो इतना भारी करेक्शन देखने को मिला 2-5 दिन में, अभी वो पूरा मीन रिवर्ट कर रहा है। और अगर आप उसका वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी देखें तो बहुत एनकरेजिंग है। इसका एक ही सिग्नल बन के आ रहा है कि नीचे से स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका ग्रहण खत्म हो गया है और इसमें अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मेरी ये बात करनी रह गई शुरुआत में। मैंने जब आपको बोला कि इंडेक्स पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पर एक ऐसा इंडेक्स है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप FIS का कैश में बाइंग देखें तो बहुत एनकरेजिंग है। तो मेरी बात छूट गई थी बताना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बिग कॉल है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इवन फार्मा स्मॉल कैप can do well and small caps and mid caps can do well. स्मॉल कैप इंडेक्स, आप कौन सी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं स्मॉल कैप में आदित्य? एस्टर डीएम एक फार्मा में छोटी कंपनी है जो थोड़ा एनकरेजिंग पैटर्न्स बता रही है, बुलिश पैटर्न बता रही है, वो अच्छा लग रहा है। एंड RPG लाइफ है जो काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं फार्मा सेक्टर में। तो वो दो स्टॉक है जो स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में अच्छा कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सेक्टर्स भी मेरा मानना है कि बहुत अच्छा करेंगे इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फेस। जो अभी तक लोग बात करते हैं कि बुल मार्केट बहुत बढ़ गया है, पर लोगों के चेहरों पे खुशी नहीं है क्योंकि उनके पोर्टफोलियो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। क्योंकि सारी बाइंग जो थी वो लार्ज कैप में ही थी, बट स्मॉल कैप मिड कैप तो एक लल जैसे फेज में थे जहां पे अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। पर जो अभी रिसेंट बाय फिगर आ रहे हैं FIS के, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेंगे। स्मॉल कैप 100, मैं ये पूछा था कौन सी स्मॉल कैप इंडेक्स आप ट्रैक करते हैं? राजेश आपको भी ये पूछूंगा मैं, कौन सी बताइए आपने आदित्य? निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा था। इंडेक्स का व्यू दिखाइए डायरेक्टर साहब। निफ्टी स्मॉल कैप ये जो आपने इंडेक्स ली है इसका जरा 5 साल का या 2 साल का व्यू दिखाइए। जो प्रियंका कह रही थी कि इंडेक्स जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई करीब आ गई है, लेकिन ये इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 100 अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, 12% दूर है। सो ये जो रिकवरी है ये 12% की क्लोजर और फिर वहां से आगे बढ़ने की। राजेश आप कौन सी स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करते हैं? तो देखिए निफ्टी स्मॉल कैप
दूर है, लेकिन निफ्टी मिड कैप जरूर फॉलो कर रही है हमारी बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी को, और हमें लगता है कि दोनों ही इंडेक्स में देखें तो एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप में अभी जरूर काफी बड़ी जगह बची हुई है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म सेटअप देख रहे हैं अजय जी, तो अगर इसके मंथली चार्ट अगर हम ड्रॉ करें तो मंथली चार्ट में ऑलमोस्ट एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रही। तो हमें लगता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे ही 9,900 और 10,000 के लेवल को क्रॉस करेगी तो वहां से एक अच्छा अपमूव हमें लगता है कि बनते हुए दिखेगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। और काफी बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है पिछले 1-2 महीनों में, लोअर साइड पे काफी अच्छी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में बनते हुए दिखी है। और क्वालिटी स्टॉक्स तो ऑलरेडी परफॉर्म करना भी चालू कर चुके हैं, काफी स्टॉक्स पे हमने डिस्कस भी किया ड्यूरिंग द शो। तो एक बड़े ब्रेकआउट या एक रिवर्सल का साइन यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे बनते हुए दिख रहा है मंथली चार्ट पे, जो कि एक काफी इंकरेजिंग फैक्टर है। तो ये स्टॉक इंडेक्स को बिल्कुल या ये कैटेगरी के स्टॉक्स को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। मिड कैप इंडेक्स तो हमें लगता है कि बहुत जल्द ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं निफ्टी मिड कैप में, वो ये दिखाते हैं कि जैसे ये 32,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ से बहुत जल्द हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, जो कि करीब से 33,300-400 के आसपास। वहां तक हमें लगता है बहुत जल्द रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ठीक है, ये तो एक इंडेक्स पे व्यू रहा, लेकिन एक स्पेस है जो लगातार पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो है सीमेंट स्पेस। खबर ऐसी आ रही है क्या कि सीमेंट के प्राइसेस क्या हाइक होने वाले हैं। सीमेंट सेक्टर पर एक बार चैनल चेक के लिए मानसी ने एक रिपोर्ट तैयार किया, ये उनसे समझते हैं पहले। सीमेंट की कीमतों में बढ़त का ट्रेंड नजर आ सकता है और ताज़ा चैनल चेक्स की अगर माने तो नवंबर के महीने में प्राइस हाइक की सिचुएशन देखने को मिल रही है। आपको बता दें प्राइस हाइक जो है इन द रेंज ऑफ 10 से लेकर 25 रुपए प्रति बोरी के होते हुए दिख सकते हैं अक्रॉस रीजन्स नवंबर के महीने में, जिसमें सदर्न मार्केट यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी के आसार हैं। करीब 10 से लेकर 25 रुपए प्रति बोरी तक की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है और सदर्न मार्केट्स में ही प्राइसेस जो हैं 400 रुपए प्रति बोरी तक जा सकते हैं 390 से। तो क्लियरली यहाँ पर सदर्न मार्केट्स में प्राइस हाइक सिनेरियो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। साथ ही अक्टूबर के महीने में भी क्योंकि फेस्टिवल डिमांड का एक बूस्ट मिलता हुआ दिखा था, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करें अक्टूबर के महीने में भी हमने देखा था एवरेज प्राइस की अगर औसत ट्रेंड की बात करें 6 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी सीमेंट की कीमतों में देखने को मिली थी। अब कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और सेक्टर को मदद कर रहे हैं। एक तो लो कॉस्ट पेटकोक इन्वेंट्री है, साथ ही आपको बता दें ऑपरेटिंग लेवरेज जो कि बेटर डिमांड कंडीशंस के साथ देखने को मिलेगा। मॉनसून सीजन के बाद डिमांड सिनेरियो जो है वो बदलता हुआ दिखेगा और साथ ही फेस्टिवल इम्पैक्ट भी है जो कि सेक्टर पर दिख सकती है। तो क्लियरली अक्टूबर में एक बार प्राइस हाइक जरूर दिखा था, लेकिन अब नवंबर में जो है प्राइस हाइक की स्थिति या सिचुएशन जो है वो और मजबूत होती दिख सकती है। ये है लेटेस्ट चैनल चेक्स का मानना। ठीक है, तो प्राइस हाइक की एक एंटिसिपेशन लग रही है और आप पूरे सीमेंट स्पेस में एक बाइंग का बाउट तो देख रहे हैं। इस वक्त आप इंडेक्स पर देखें तो आज बहुत ही लैकलस्टर सा मूव दिख रहा है आपको इंडेक्स पे। जहां से बाजार बढ़े वहां गिरने के बाद आप बहुत ही छोटी रेंज में बाजार को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। और जो बड़ी आज गिरावट दिख रही है वो भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में पोस्ट द नंबर्स, अपोलो हॉस्पिटल में लगातार ये 2-3 दिन से मूव दिख रही है और मारुति भी अच्छी खासी चाल चलने के बाद 9,000 के अबाव होने के बाद अब जो 8700 से जो चला ये स्टॉक और 9500 तक गया, उसके बाद से अब आप एक बार जो प्रॉफिट बुकिंग कल और आज के सेशन में जरूर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आज आपको मेटल प्ले में और स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर्स, हिंडाल्को, वेदांता जैसे काउंटर्स और हैवी वेट जैसे रिलायंस जैसे काउंटर, ओएनजीसी पर एक व्यू पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। ये स्टॉक्स है जो अच्छे चल रहे हैं। टेक महिंद्रा पोस्ट द नंबर्स, कल नंबर्स आए, मार्जिन इंप्रूवाइज हुए, वहां पर आपको 1% की बढ़ोतरी दिख रही है। क्या टेक महिंद्रा की जो ये मूव है क्या थोड़ी और बढ़ सकती है आदित्य, या फिर अभी आप कहना मुश्किल है और फ्रिजल आउट होने के चांसेस ज्यादा है, रिस्की बेट है? एक्चुअली अभी इवेंट से पहले काफी अनसर्टेन है कोई भी स्टॉक पे या इंडेक्स पे कमेंट करना, क्योंकि इवेंट के चलते इंडेक्स ही 1 से 3% का मूव दे देता है और स्टॉक्स में 3 to 5% का मूव आ जाता है। ऑन टेक्निकल बेसिस 1100 लेवल पे स्टॉक अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन के आ रहा है, तो टेक्निकली स्टॉक अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है।
स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है और आपने सही इंडिकेट कराया, नोटिस कराया कि बाजार थोड़े नर्वस तो दिख रहे हैं। जहां यूएस मार्केट्स आपको हरे निशान में दिख रही थी जब हमने ओपन किया था मार्केट्स, अब आप देखें तो स्लिप हो गई हैं। डाउ आपको लाल निशान में दिख रहा है और बहुत माइनर से बढ़त के साथ इस वक्त आपको नैस्डैक दिख रहा है। लेकिन एक स्टॉक है जिस पर आज सुबह से ही एक नेगेटिव बायस बना हुआ है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। नंबर्स आए थे और 2 दिन पहले इस पर एक पेनल्टी एक्शन भी हुआ था, जिसके बाद से स्टॉक में ऊपर का रिवाइवल, हालांकि सुबह ये 11-11.5% तक वीक हो गया, तो वहां से कुछ रिकवर तो हुआ है, लेकिन क्या बड़ी वजह है आज इतना बड़ा डाउन सर्किट क्यों, इतना बड़ी गिरावट क्यों निकल कर आ रही है? एक बार सारी चीजें डिटेल से उपासना से समझ लेते हैं। वेल, NIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो काफ़ी वीक नंबर्स आए हैं और जिसके जाते हुए हमने क्लियरली देखा कि स्टॉक रिएक्शन क्या था। स्टॉक ऑलमोस्ट 10% डाउन था और हमने देखा कि बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन था जो कंपनी ने रिपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टॉक मूवमेंट 18 मई 2020 से लेकर। अगर नंबर्स की बात करें तो NII ऑलमोस्ट 28% डाउन था सीक्वेंशली और 0.8% डाउन YOY बेसिस पे। अगर निम्स देखें तो निम्स में काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। निम्स ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है, 1.8% वर्सेस 2% ऑन YOY बेसिस, जिसके जाते हुए इंटरेस्ट इनकम में भी डिक्लाइन आया है ऑलमोस्ट 4% का, जबकि डिसबर्सल ग्रोथ ऑलमोस्ट 10.4% की आई है। अगर लोन ग्रोथ की बात करें तो लोन ग्रोथ सिर्फ 10.4% पे आया है ऑन YOY बेसिस। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो वो भी काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं, जिस ड्रिवन बाय मेनली एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर पैट की बात करें तो पैट काफ़ी कम आया है स्ट्रीट के एस्टिमेट से और प्रोविजंस भी काफ़ी हाई आई है, जो ऑलमोस्ट अप है 21% ऑन क्वार्टर बेसिस। वेल, ये सारे फैक्टर्स के जाते हुए हमने काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखे हैं LIC के इन इट्स Q2 FY23, जिसकी वजह से ये स्टॉक रिएक्शन देखने को मिला है। राइट, ठीक है, तो सिंगल लार्जेस्ट फॉल देखने को मिल रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। इस वक्त इंडेक्स की पोजीशनिंग तो आपको क्लियरली दिख रही है। थर्सडे क्योंकि एक्सपायरी भी है और 17,900 18,000 के आसपास लग रहा है एक्सपायरी होने के चांस होंगे। राजेश, क्या जो जिस तरह की अभी कॉल राइटिंग दिख रही है 18,000 से ऊपर की सारी कॉल्स में राइटिंग दिख रही है और 18,000 पे रेजिस्टेंस जैसा ही दिख रहा है, 18,200 18,100 सब में कॉल राइटिंग हो रही है और पुट में बाइंग काफी दिख रही है 18,000 17,900। क्या लग रहा है बाजार एक बार 17,900 भी टेस्ट कर सकता है? प्रियंका जी, थोड़े चांसेस मुझे लो लगते हैं कि 18,000 के लेवल को तोड़ेगा मार्केट, अनलाइकली है। लेकिन अगर इवेंट में कुछ मेजर नेगेटिव आता है तो ही हमें लगता है कि 18,000 के लेवल को तोड़ेगा। अदरवाइज अभी भी पोजीशनिंग के हिसाब से हमें लगता है 18,000 के लेवल होल्ड आउट होते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे एक्सपायरी पे हमारा व्यू जो है वो करीब 18,150 18,200 के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। क्योंकि आज अभी हम देखें पिछले कुछ आधे घंटे में भी देखें तो 18,100 के पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिखे। 18,000 पे पुट राइटर्स एग्रेसिव है तो वो थोड़ा हमें लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है मार्केट को। कोई मेजर नेगेटिव आएगा अगर इवेंट में तो ही ये लेवल ब्रीच आउट होंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले ये 18,000 के लेवल है सपोर्ट जैसा काम करेंगे और एक अपसाइड का ट्रेड वापस प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। ऐसा डेटा लगता है मेरे पास पुराना था क्योंकि तब वो पुट बाइंग ज्यादा हो रही थी। अब आप बता रहे हैं 18,000 की पुट में राइटिंग हो रही है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो क्या फिर यहाँ पर आप बुलिश बेट्स लेंगे BTSC ट्रेड्स के? तो बिल्कुल शो की शुरुआत में हमने 18,100 का कॉल बाय करने की सलाह दी थी। वो कॉल को हम कैरी करने की ही सलाह देंगे। 67 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, अभी भी 677 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है तो ये तो एक कॉल कैरी कर सकते हैं। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से अपसाइड के 130 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 18,100 के कॉल में। स्टॉक में बात करें तो GRSC आपने मजगांव डॉक पे बात किया था, उसी सेगमेंट में हमें लगता है गार्डन रिच शिप बिल्डर में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक को भी BTSC ट्रेड जैसा कैरी किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लगता है 540 550 तक की अपसाइड इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 480 के आसपास। एक और स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है दीपक नाइट्राइट का। काफी साइडवेज मोमेंटम रहा है थ्रू आउट द सेशन। जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हमें लगता है दीपक नाइट्राइट में एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में आते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 2390 से लेके 2410 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2300 के आसपास। ठीक है, ऑल राइट। दीपक नाइट्राइट, आपके आदित्य क्या होंगे BTSC ट्रेड्स? BTSC ट्रेड में मैं
IRCTC मुझे पसंद आ रहा है टेक्निकली पैटर्न्स के हिसाब से, तो 755 पे खरीद सकते हैं और 740 का 735 का स्टॉप लॉस रहेगा और 780 800 का टारगेट रहेगा। ठीक है, IRCTC आप यहाँ बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे। आज बाजार में आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक ब्रीदर जैसा माहौल मॉर्निंग शो में हमने एंटिसिपेट किया था कि क्योंकि कल यूएस मार्केट्स थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ क्लोज हुई थी फेड के इवेंट से पहले, तो आज शायद साइडवेज मूवमेंट रह सकती है या फिर कुछ पॉज ले सकता है। बाजार में कुछ पॉइंट्स करेक्शन आई, ऊपर के गेन्स इरोड हुए। 18,200 के पास जहां हम कल थे वहां से लगभग 125 पॉइंट्स तक की आपने इरोजन देखी, लेकिन अब जिस तरह से पुट राइटिंग दिख रही है 18,000 पे, तो बुलिश बेट्स भी रिकमेंड कर रहे हैं एक्सपर्ट्स यहाँ से कि एक दिन के ब्रीदर या फिर पॉज की बात की जा सकती है जो शायद खत्म भी हो जाए क्योंकि इवेंट निकल जाए और उसके बाद मे बी देन वी विल सी अनदर लेग ऑफ मूव। आज दिन भर में जो मूव बड़ी देखने को मिली किन स्पेसेस में देखने को, मेटल ने क्लियरली रिबाउंड्स दिखाया। मेटल में और स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर्स लाइक हिंडाल्को, वेदांता, इनमें आपको अच्छी मूव देखने को मिली। अभी लास्ट आवर में जो आप इस वक्त क्लोजिंग के वक्त जो टॉप काउंटर्स देख रहे हैं, और रिलायंस का सहारा भी आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा कमजोर दिख रहा था रिलायंस, लेकिन रिलायंस ने आज दिन भर में मोमेंटम बरकरार रखा, बाजार को इतनी संभाला, बड़ी बढ़त नहीं दी, तो आधे % की तेजी के साथ रिलायंस यहाँ बंद हो रहा है। और रिलायंस पर अब भी आप देखें तो 2600 के ऊपर के लेवल की बात हो रही है, तो इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी यहाँ से क्लियरली बुलिश की दिखती है अगर रिलायंस चलता है तो। ONGC जैसे काउंटर्स वो तेज हैं। दूसरे जो काउंटर्स जिनमें मूव है, सन फार्मा के नंबर्स के बाद वहां पर लगभग 1% की मूव है। फार्मा स्पेस पिछले 2 दिन अच्छे खासे चले, कई सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में बड़ी रैली देखने को मिली, सन फार्मा भी उनमें से एक था। डिविस लैब जैसे काउंटर, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर और ग्लैंड फार्मा जैसे काउंटर्स, इनमें बड़ी मूव आपने देखी। आज भले थोड़ा डिविस लैब में आपको शॉर्ट पोजीशंस कवर होते हुए दिखे हैं, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखी है, लेकिन आज आप गेनर्स जब बात कर रहे हैं तो उसमें सन फार्मा भी दिखता है। टेक महिंद्रा पोस्ट द नंबर्स, ये अब भी अपनी तेजी को बने हुए हैं, स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है, लेकिन बहुत हद तक कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाता आईटी स्पेस में। और हम देख रहे हैं कि आईटी काउंटर्स, हालांकि इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, इन्फोसिस हो, TCS, उनमें नीचे के लेवल से एक्यूमुलेशन तो है, लेकिन अभी फिलहाल इन पर अब भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, बड़ी राउंड ऑफ कन्विक्शन नहीं आ पाती है। मोमेंट्री प्ले जरूर दिखता है इन स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज हो, विप्रो हो, टाटा मोटर्स, ऑटो नंबर्स, मारुति के नंबर्स अच्छे आए थे, रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके बाद हमें बड़ी मूव देखी थी। मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, इनमें पैसेंजर व्हीकल के जो ऑटो सेल्स नंबर्स अक्टूबर के आए वो भी अच्छे आए, और उसके बाद हमने देखा था वहां पर एक वाइब्रेंस बाइंग आउट तो दिखता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें ऑलमोस्ट 50-50% ही है। बढ़ने वाले काउंटर्स जितने हैं उससे घटने वाले थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50-50 जैसे ही सिनेरियो आपको दिख रहा है। डेरिवेटिव स्पेस में आज किस तरह के स्टॉक्स में एक्शन था, NMDC जैसे काउंटर्स, तो आयरन और एल्यूमिनियम, इन काउंटर्स में आपको स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है। वेदांता, NMDC, इनमें बाइंग आपको दिख रही है। दूसरे काउंटर्स जैसे सिंजन जैसे काउंटर्स हो, फार्मा स्पेस से अल्कम जैसे काउंटर्स हो, उनमें मूव है। स्पेशलिटी केमिकल में दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर में कल से ही आपको मूव एक बना हुआ दिख रहा है। सीमेंट स्पेस में आपको रामको सीमेंट जैसे काउंटर, इंडिया सीमेंट्स की हालांकि जितनी गेन्स इनिशियली दिखे इस शो की शुरुआत, जब हमने 2 बजे शुरू की शो की शुरुआत, वो इरोड हुए हैं, लेकिन दूसरे काउंटर्स लाइक अंबुजा सीमेंट, ACC, इनमें आपको मूव दिख रही है। ग्रासिम कल से आपको दिख रहा है कि वो शायद चलने के लिए तैयार है, वहां पर एक ट्रेड रिवर्स हुआ है एक बड़ी साइडवेज मूव के बाद। JK सीमेंट में आपको मूव दिख रही हैं, और इसके अलावा जो पावर स्टॉक्स में प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है IEX, ये कल से आपको चलते हुए दिख रहे हैं। आज एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ने की बात हुई, उसके बाद हमने देखा शुगर काउंटर्स में बलरामपुर चीनी जो सुबह से ही चल रहा था वहां पर 1.25% की मजबूती है। और डॉक्टर लाल पाथ लैब, फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, इन काउंटर्स की हम बात कल भी कर रहे थे। आज भी आप डॉक्टर लाल पाथ लैब को देखें तो वहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। रिलायंस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, पिछले 3 दिन से जो आप 18,200 तक आए हैं, और एक बार के लिए लग रहा था कि शायद बैंकिंग काउंटर्स ऑल टाइम हाई छू कर लेंगे बैंक निफ्टी, लेकिन फिलहाल वो इरोजन हुई है। लेकिन अगर रिवर्सल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पहले जो बुलिश बेट्स आएंगी, जो पहली लेग ऑफ मूव आएगी, वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही आएगी। फिलहाल 18,100 से नीचे हम क्लोज हो रहे हैं, लेकिन यहां से ऊपर की चाल ही दिखती है एक्सपर्ट को। कल देखना होगा किस तरह से मार्केट खुलती है, आज ग्लोबली क्या सिनेरियो पैन आउट होता है, FOMC की मीट से क्या कमेंट्री निकलती है, आगे रेट हाइक को लेकर क्या मूव दिखता है, क्या डविश मूव दिखता है फेड चेयरमैन का, इसे बाजार वॉच आउट करना चाहता है, और उसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि कल हमारे लिए गैप अप या गैप डाउन होगा।
फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, पहली एक्सपायरी ऑफ नवंबर मंथ भी रहेगी। देखना होगा कि कौन से ट्रेड्स निकल कर आते हैं। स्ट्रैटेजी सारी बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे। फिलहाल आज के शो में जो हमारे एक्सपर्ट हैं राजेश और आदित्य, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया, ये स्ट्रैटेजी सारी हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।